इस वीडियो में हम बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय भाग पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है। इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट आउट किए हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और उसने प्लेटो की जो दार्शनिक पद्धति थी उससे हटकर वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया और राज्य के बारे में विशद विवेचन किया। प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो निगमात्मक थी, जिसमें सामान्य सिद्धांत से विशेष परिस्थितियों को खोजा जाता था, अप्लाई किया जाता था, जबकि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वो आगमनात्मक थी, जिसमें विशेष से सामान्य सिद्धांत खोजे जाते थे, परिस्थितियों का अध्ययन करके और सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते थे, जो कि आज की वैज्ञानिक पद्धति है। अरस्तु यूनान का शूर और एक महान विचारक था जो प्लेटो का शिष्य था। दोनों की अध्ययन पद्धतियों में आधारभूत अंतर है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति कल्पना के स्थान पर यथार्थ पर आधारित है। प्लेटो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग मानता था, लेकिन अरस्तु ने उसे एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान किया तथा अध्ययन के आगमनात्मक पद्धति के साथ साथ विश्लेषणात्मक पद्धति में और यथार्थवादी विचार उसने प्रस्तुत किए। अतः प्रथम राजनीतिक यथार्थवादी विचारक होने के कारण उसको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। राजनीतिक विचारकों में इस पर सहमति है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। अरस्तु को निम्नलिखित कारणों से जो हम पॉइंट आउट किए हैं उनके आधार पर हम उसको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक ठहरा सकते हैं। सबसे पहले राजनीति शास्त्र के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक होने के कारण उसने इतिहास और घटनाओं का विश्लेषण और विवेचन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर वो पहुँचे। अतः उसने पहले विश्व के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अपने संपूर्ण तथ्य एकत्रित करके यह निष्कर्ष निकाला कि राजनीति विज्ञान वास्तविक विज्ञान है और राजनीति विज्ञान को जो आधारभूत समस्याएं हैं, जो आधारभूत सिद्धांत हैं, उनके बारे में विवेचन, संविधानों के बारे में विवेचन अरस्तु ने अपने विशद अध्ययन के आधार पर किया। इस प्रकार अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वह मौलिक तथ्यों ज्ञान पर आधारित होने के कारण उसे प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा जाता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप अरस्तु ने प्रदान किया। प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति और नीति संबंधी विचारों को एक ही माना जाता था और राजनीति संबंधी जो विचार है उसमें प्लेटो ने नीति को अधिक महत्व दिया है, जबकि प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक करके राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान की है। डनिंग ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु सर्वप्रमुख महत्व इस तथ्य में है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया है। अरस्तु के अनुसार नीति शास्त्र वैज्ञानिक भलाई का शास्त्र है, जबकि राजनीति शास्त्र समस्त मानव कल्याण का प्रतिपादन करने वाला सर्वोच्च विज्ञान है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान का सही रूप अरस्तु से ही प्रारंभ
होता है, जिसमें नीति से राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र दर्जा अरस्तु प्रदान करता है। इसी प्रकार से अरस्तु प्रथम यथार्थवादी विचारक है। अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने यथार्थवादी एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसने संयमवादी गुण अपनाते हुए मध्यम मार्ग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। गोल्डन मीन थ्योरी अरस्तु के अनुसार विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध असंतुलन है। अतः इसी यथार्थवादी विचारधारा के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि दार्शनिकों के शासन के स्थान पर जनसाधारण की बुद्धि और विवेक में विश्वास ही श्रेष्ठकर है। इसी प्रकार कोई भी राज्य तभी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकता है जब राज्य में सुदृढ़ और विशाल मध्य वर्ग हो। इसी प्रकार उसने दो असंतुलनों में संतुलन बैठाया कि स्वतंत्रता और सत्ता में समन्वय से ही राज्य में जो विकास है वो सर्वोच्चता से प्राप्त किया जा सकता है। सत्ता को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। जब स्वतंत्रता और सत्ता में ठीक ठीक समन्वय हो, आपसी खींचतान नहीं हो, तो सत्ता भली भांति अपने उद्देश्यों को जन कल्याण में रत रहते हुए प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार अरस्तु दो अतियों को दूर करके उनके मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला प्रथम वैज्ञानिक उपचार उसने प्रदान किया। इसीलिए उसे मध्यम मार्ग के सिद्धांत के कारण प्रथम यथार्थवादी विचारक कहा जाता है। इस दृष्टि से भी वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक ठहरता है। अध्ययन पद्धति की दृष्टि से भी अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक है। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति में सिद्धांतों का निर्माण पहले नहीं किया जाता, बल्कि तथ्यों की वास्तविकता में गहराई में जाकर स्वतंत्र रूप से अध्ययन करके तथ्यों का संग्रहण किया जाता है और उसके आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका विश्लेषण करके और स्वतंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। अरस्तु की यही आगमनात्मक अध्ययन पद्धति के कारण वह प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक ठहरता है। अरस्तु ने अपनी अध्ययन पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धतियों, आगमनात्मक, तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों का समावेश किया है। अरस्तु अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स को लिखने से पूर्व 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनकी पारस्परिक राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं की तुलना कर सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला विचारक है। उसने अपने अनुभवों का समावेश उसमें किया है। इस प्रकार प्रथम बार राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक पद्धति अरस्तु ने प्रदान की है। अरस्तु इसलिए भी प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहलाता है कि राज्य का पूर्ण और क्रमबद्ध विवेचन सबसे पहले अरस्तु ही करता है। अरस्तु यूनान का प्रथम विचारक है जिसने राज्य का पूर्ण सिद्धांत क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और वही संविधान सबसे अच्छा है जो अधिक स्थायी रहता है। अरस्तु कानून की संप्रभुता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन करता है, जो कि आधुनिक विचारक ऑस्टीन, हॉब्स, बोधा आदि राजनीतिक विचारों के चिंतन का विषय है। इसी प्रकार से अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार हैं, जो कि इतिहास में होने वाली प्रत्येक क्रांति का जो वैज्ञानिक विश्लेषण है अरस्तु के विचारों से प्रेरणा लेता है और अरस्तु की गई भविष्यवाणियाँ उनमें कहीं न कहीं प्रासंगिक हैं। अरस्तु ने क्रांति के कारणों की विशद व्याख्या की है। अरस्तु का कहना है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। इस वाक्य की औपचारिक
अभिव्यक्ति अरस्तु ने ही की और जो कि राजनीति के इतिहास में एक स्वयं सिद्धि के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार राज्य की इतनी विशद व्याख्या के कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। सरकार के अंगों का निरूपण अरस्तु जिस प्रकार से वर्तमान समय में सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को माना जाता है। अरस्तु ने वर्तमान समय की तीनों व्यवस्थाओं का जो वर्णन किया है, नीति निर्धारण, प्रशासकीय तथा न्यायिक निरूपण के समान ही है। अरस्तु की यह राज्य खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की आधारशिला या रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वर्तमान सरकार के विचारों और उसके क्रियान्वयन की जो रूपरेखा है सर्वप्रथम अरस्तु ही प्रस्तुत करता है। इसलिए भी उसे प्रथम राज वैज्ञानिक का दर्जा दिया जाता है। कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत अरस्तु प्रस्तुत करता है। अरस्तु के अनुसार दार्शनिक राजाओं के शासन के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानून की श्रेष्ठता से संचालित शासन ही श्रेष्ठ होता है। उसका विश्वास है कि एक बुद्धिजीवी का शासन कितना भी अच्छा हो, वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वह सनकपन या तानाशाही का कोई रूप हो सकता है, लेकिन बहुत सारी या सामान्य बुद्धि के आधार पर निर्मित कानूनों से संचालित होने वाला शासन ही श्रेष्ठ हो सकता है। वह कभी आतताई और निरंकुश होने की संभावना उसमें बहुत कम रहती है। कानून की सर्वोच्चता और संवैधानिक शासन में विश्वास के कारण उसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है। संविधानवाद जो एक आधुनिक विशेषता है, अरस्तु ने अपने कानून के सर्वोच्चता के सिद्धांत में यह प्रतिपादित की। इसलिए उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक ठहराना उचित ही है। वर्तमान राजनीतिक संप्रभुता के बारे में अवश्य राजनीति विज्ञान अरस्तु का बहुत ऋणी है। वर्तमान में हाब्स, वेंथम, ऑस्टिन, बोदा की जो व्याख्या है और आधुनिक वैधानिक संप्रभुता की व्याख्या के आधार अरस्तु का ही विश्लेषण है। अरस्तु के विश्लेषण के आधार पर ये विचारक अपने कानून संबंधी विचारों का विश्लेषण संप्रभुता के सिद्धांत में करते हैं। वो अरस्तु से ही उन्होंने ग्रहण किया। अरस्तु को राजनीतिक वैज्ञानिक कहने का एक आधार और है संविधान का विशद विवेचन। अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि उसकी व्याख्या की नींव पर उसके बाद की सरकारें खड़ी रही और वर्तमान समय में भी अरस्तु द्वारा ही प्रतिपादित मिश्रित शासन व्यवस्था, पॉलिटी जिसे उसने नाम दिया है, राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र का मिश्रण आज की ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसी का अनुसरण करती है। इस प्रकार संविधान का विशद विवेचन प्रथम बार अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस आधार पर भी उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक ठहराना उचित है। राजनीतिक संस्थाओं का आर्थिक आधार अरस्तु प्रस्तुत करता है, जो एक सार्वकालिक सत्य है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने वाला निर्णयकारी तत्व है। उसके अनुसार व्यक्तियों का व्यवसाय उनकी राजनीतिक योग्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। क्रांति का मूल कारण संपन्न और निर्धन वर्ग के बीच संघर्ष है। इस प्रकार राजनीतिक घटनाओं का आधार आर्थिक तत्व को प्रस्तुत करना अरस्तु की विशेषता है, जो आज भी पूर्ण रूप से सत्य है। इसी प्रकार उसने अर्थव्यवस्था के अनेक पक्षों का अध्ययन करने के बाद उससे जो तथ्य निकाले वो भी
सार्वकालिक है। जैसे यदि संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तिगत है और उसका उपयोग सार्वजनिक हो तो राज्य की समस्याएं हल हो सकती है। इस प्रकार अरस्तु ने राजनीतिक व्यवस्था की आर्थिक व्याख्या में इस पर आर्थिक स्वरूप का जो प्रभाव है उसकी व्याख्या की है। जो राजनीतिक अर्थशास्त्र जो एक फेमस प्रवृत्ति और विषय रहा है वो अरस्तु से ही प्रारंभ होता है, इसलिए उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक ठहराना उचित है। आधुनिक व्यक्तिवाद का जनक भी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हुए उसे मानव से भी पूर्व की संस्था मानते हैं, यानी राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये अरस्तु कहता है। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व की धारणा में विश्वास करता है। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व की धारणा में विश्वास करने के कारण राज्य के उद्देश्यों के संबंध में वह प्लेटो की तरह व्यक्ति को राज्य की बलि रूपी बेदी पर नहीं चढ़ाता, बल्कि उपयोगिता के आधार पर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। इस प्रकार से हम इन तत्वों, इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने वर्तमान समय की राजनीतिक विज्ञान में जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उनके बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अरस्तु के चिंतन में दिखाई देते हैं और बाद के जो राजनीतिक विचारक हैं उनको फॉलो करते हैं। इसीलिए उसे राजनीति विज्ञान का जनक कहना समीचीन है और इसीलिए प्रथम राजवैज्ञानिक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कह सकते हैं। वर्तमान में राजनीति शास्त्र अरस्तु का ऋणी है। उसने न केवल आगमनात्मक पद्धति का अनुसरण कर राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति की नींव डाली, वरन राजनीतिक और गैर राजनीतिक तत्वों को अलग करके विज्ञान के स्वतंत्र स्वरूप को स्वीकार भी किया, जिसे विचारों का भविष्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ये हमें राजनीति विज्ञान में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान में प्रथम राजवैज्ञानिक अरस्तु को ठहराना उचित ही है। धन्यवाद।